जीओसी कर रहे थे। जीओसी में कहाँ तक कर लिया था बताओ? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक कर लिया था ना? हाँ जी, क्या कह रहे हो? कहाँ तक कर लिया था हमने? जीआई कम, जीआई तो हो गया था शायद, ऑप्टिकल पे चल रहे थे हम लोग। चलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये देखो नरेंद्र, देखना जरा, वो आ रहा है वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है साई साफ? बीच बीच में यूट्यूब का भी थोड़ा सा लेते रहेंगे क्लास, आपकी ऐप पे तो चल ही रही है। एक बार देखना वॉइस क्लियर आ रही है क्या? अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चल रही है, ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल में आज हम लोग सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन का असाइन करना, है ना? इसको असाइन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स हम लोग कर रहे थे, ऑप्टिकल एक्टिव कौन होगा, इनएक्टिव कौन सा वाला होगा, ये सारी चीजें हैं, है ना? अब देखो, अगर हम लोग बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो तरीके के असाइनमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कर लिया था लास्ट क्लास में, जैसे हमारी आइसोमेरिज्म चल रही थी, टू टाइप की थी। एक स्ट्रक्चरल हमारी हो गई थी, स्टीरियो के दो पार्ट्स थे। स्टीरियो के दोनों पार्ट्स में से हमारे पास एक था कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक था हमारे पास कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना? तो जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म था उसके दो पार्ट थे, एक था जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक था हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना? हम लास्ट क्लास में ऑप्टिकली एक्टिविटी वगैरह हमने एक बार देख ली थी। अब हम लोग आज अभी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट मींस उसका कॉन्फ़िगरेशन या नॉमेनक्लेचर किसी भी मॉलिक्यूल्स का कैसे करें, है ना? तो उसके लिए दो रूल लाए गए, एक को तो बोलते हैं हम लोग रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? चलो, तो एक है हमारे पास रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, रिलेटिव का मतलब क्या है? किसी से कोरिलेट करना, किसी के रेफरेंस में देखना, है ना? किसी के रेफरेंस में देखना। तो उसके लिए अगर हम लोग देखें, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से लिया गया। एक को तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप पे लिया गया ना, कार्बोहाइड्रेट्स, और एक कौन सा देखा गया? एमीन ग्रुप देखा गया, एमिनो ग्रुप। तो जब हम लोग रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उसमें दो तरीके का एक रिलेटिव यानी कि रेफरेंस लिया गया। पहला किसको रेफरेंस लिया गया था? कार्बोहाइड्रेट्स को। दूसरा किसको रेफरेंस लिया गया था? एमिनो ग्रुप को। कैसे लिया गया था? देखिए, जैसे मान लो सबसे पहले ये ग्लिसरल्डिहाइड होता है, दिस इज द ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है? ऐसा बोला गया, देखो ध्यान से, ये कायरल सेंटर है या नहीं है? ए कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द कायरल सेंटर। इस कायरल सेंटर से OH को रेफरेंस देखा गया कि मान लो OH अगर राइट हैंड साइड में होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर OH राइट हैंड साइड में होता है तो इसको क्या बोले जाने लगा? डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी। अगर मान लीजिए जो OH है, OH को रेफरेंस लिया गया कार्बोहाइड्रेट्स में से, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो इसको क्या बोले जाने लगा? L। तो इस तरीके से सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन किया जाने लगा। अगर OH लेफ्ट राइट हैंड साइड में है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी D, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में तो उसको क्या बोले जाने लगा? L।
तो किसको रेफरेंस लेकर के किए जाने लगा ये कॉन्फ़िगरेशन? OH के रेफरेंस में किए जाने लगा, यानी कार्बोहाइड्रेट्स वाली बात चल रही थी। ठीक है, इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे कि कायरल सेंटर तो होगा ही, कायरल सेंटर तो प्रेजेंट होगा, इसके अलावा हाईएस्ट नंबर की प्रायोरिटी पे जो OH होगा उसको देखते हैं। हाईएस्ट नंबर की प्रायोरिटी पर जो OH होगा उसके रेफरेंस में देखते हैं ना, और इसमें इवन चेंज पॉसिबल है या नहीं है, वो चेंज हो जाता है। तो भले ही थर्ड वाले पॉइंट को ना कंसीडर करिए, ना समझिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हाईएस्ट, इसका मतलब क्या है? कायरल सेंटर प्रेजेंट है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपके। OH लेफ्ट राइट चल रहा है, उसके हिसाब से देखना है ना। एक और देखिए क्या कहना चाह रहा था मैं, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्लूकोज है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट राइट लेफ्ट राइट, दिस इज द ग्लूकोज। अब मान लो इसमें 2-3 OH आ गए, देखो कई सारे OH आ गए हैं ना, एक ID डाल देता हूं ना, तब तक आप देखो कौन सा होगा, वो D होगा, RL होगा। चलिए अब देखो यहां पे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के रेफरेंस में कई सारे OH आ गए यहां पे 1, ये एवरी कार्बन पे देखो, लेकिन आपको क्या करना है, टॉप टू बॉटम चलना है, यानी मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप ऊपर होता है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये ऑक्सीडाइजिंग ही नहीं मालूम है हमें, तो जैसे जैसे चैप्टर हम लोग चलेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा कि ये ज्यादा ऑक्सीडाइज है या ये ज्यादा ऑक्सीडाइज है। अभी आपको ऐसा करना है, टॉप टू बॉटम चलना है, ठीक है। तो जब आप लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये हाईएस्ट पोजीशन ये मानी जाएगी इसकी। तो हाईएस्ट पे लगा हुआ OH किधर की तरफ है, लेफ्ट है या राइट है, बताओ। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज? हाँ जी, कौन बच्चा बताएगा, इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज? तो हाईएस्ट नंबर पे जो कार्बन पर OH लगा हुआ है वो किधर की साइड है, हमारा राइट हैंड साइड, तो इसलिए इसको क्या बोलने जाने हैं हम लोग, डी ग्लूकोज। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लो अगर एक कायरल सेंटर से ज्यादा कईयों सारे कायरल सेंटर आ गए तो आपको हाईएस्ट ग्रुप की प्रायोरिटी वाला देखना है कि वो किधर की तरफ लगा हुआ है। मान लो अभी हमें इसको एल ग्लूकोज बनाना है, तो ये जो 5 नंबर पे OH लगा हुआ है उसको अगर मैं इधर घुमा दूंगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल ग्लूकोज। बताओ यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया? ठीक है ना, तो यहां पर ये कैसा आया, डी ग्लूकोज। अब क्वेश्चन ये था कि जब OH को रेफरेंस लिया गया तो बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनमें कि OH आ रहा था, इसलिए ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। फेल क्यों हो गया, क्योंकि इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें एमिनो ग्रुप भी आता है, तो पहले नॉमेनक्लेचर करने के लिए था ही नहीं, तो रेफरेंस लेकर के किया गया। तो जब ये मॉलिक्यूल खत्म हो गए तो सेकंड वाला पॉइंट कौन सा आया, एमिनो ग्रुप, उसको रेफरेंस लिया गया। अब देखो जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये तो सारे बच्चे जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मींस अल्फा एमिनो एसिड। तो देखो अब जब इसको एमिनो ग्रुप को लिया गया, क्योंकि बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल थे जिनमें OH था, जिनमें OH ज्यादा था वो तो OH वाले तो हो गए, अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें NH2 है वो भी तो हैं, तो NH2 को रेफरेंस लिया गया और बोला गया, सबसे पहले ग्लाइसिन में रेफरेंस लिया गया था। तो ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन हमारे पास होता है जैसे, ठीक है, इसको ग्लाइसिन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ग्लाइसिन किसको बोल रहे हैं, CH2NH2, और ये COH को बोलते हैं ग्लाइसिन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं,
आपको समझाने के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, कार्बन हो गया है। मान लो ग्लाइसिन पे हमने कोई CH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये कायरल सेंटर बन गया, क्योंकि इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। अब NH2 को हम लोग यहां ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये जो कार्बन है, ये जो बीच वाला कार्बन है, इस कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। NH2 इस तरीके से आ गया, इसको ग्लाइसिन बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि NH2 राइट हैंड साइड है, तो NH2 और OH में थोड़ा सा डिफरेंस तो करना ही है, नहीं तो अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन हां, अगर NH2 राइट हैंड साइड है तो उसको हम D ही बोलेंगे। अगर एक कायरल सेंटर है और अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड है तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, L। मतलब एक को D बोलेंगे, दूसरे को L। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम है उसकी हायर प्रायोरिटी पे और लोएस्ट प्रायोरिटी पे। तो NH2 के रेफरेंस में रफ कॉपी में लिखते रहना सारी बातें। OH के रेफरेंस में हाईएस्ट पोजीशन देखते हैं, NH2 के रेफरेंस में लोएस्ट प्रायोरिटी देखते हैं, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो। मान लो मैं आपसे पूछूं इसका क्या नॉमेनक्लेचर लगा के आओगे आप लोग, बताओ इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, कौन बच्चा बताएगा, इसको क्या बोलेंगे। अच्छा, इवन चेंज, उसकी टेंशन ना लीजिए, इवन चेंज में बताऊंगा, है ना, आएगा। अभी तो 2 कॉन्सेप्टों को करो आप, ये कहीं पे कहां पे आएगा मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए इसको मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग, जब आएगा तब मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप दोनों देखो, दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक कायरल सेंटर वाली बात आपको क्लियर है ही है, दूसरा हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रायोरिटी किसके रेफरेंस में चल रहा है, ये OH के में। अगर मैं NH2 के बारे में बात करूं तो NH2 के रेफरेंस में क्या लेते हैं हम लोग, लोएस्ट, ठीक है। बताओ इसका क्या है RS में से, मतलब DL में से बताओ क्या है, कौन बच्चा बताएगा। DS का L है, बताओ भाई। तो NH2 के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, उसकी लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट प्रायोरिटी। तो लोएस्ट कौन सी होगी, जैसे मान लो हमने यहां से करना शुरू किया तो 1 2 3, ठीक है, तो ये तो हाईएस्ट मानी जाएगी। तो हाईएस्ट किसके रेफरेंस में देखते हैं, OH के रेफरेंस में। NH2 के रेफरेंस में कैसे देखेंगे, लोएस्ट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको क्या बोलने वाले हम लोग, बताओ, L। कुछ बात समझ में आई नहीं आई। मान लो 2-3 मॉलिक्यूल्स आ जाएं, अब बताओ इसको क्या बोलने वाले हैं हम, DL। कौन बच्चा बताएगा, बताओ इस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, D या L। बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये तो सही था आपका पहला वाला, तो इसको बताओ क्या बोलेंगे इसको, D या L। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो इसको D बोलेंगे। तो कैसे पता लगा आपको, ये पोजीशन देखनी है, ठीक है। तो ये जो लोएस्ट पोजीशन है ना इसकी, इस वाले को पकड़ना है, हाईएस्ट वाली जो पोजीशन है उसको OH के रेफरेंस में देखना है, और जो लोएस्ट वाली पोजीशन है उसको NH2 के रेफरेंस में देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया D, क्योंकि जो NH2 है वो राइट हैंड साइड है। मान लो अगर OH के रेफरेंस में देखें तो OH के रेफरेंस में हाईएस्ट पोजीशन देखी जाती है, जबकि NH2 के रेफरेंस में लोएस्ट पोजीशन देखी जाती है। बताओ यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, सही है, बिल्कुल सही है काफी बच्चों का। क्या पूछ रहा हूं मैं, पूछ ये रहा हूं, यहां तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं,
कॉन्फ़िगरेशन में भी दो तरीके का कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन सा? रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किसको लेकर के किया गया? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स में किया जाने लगा, एमिनो ग्रुप में किए जाने लगा। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग OH के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? OH अगर राइट हैंड साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? D। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उसको क्या बोलेंगे? L। और इसकी कौन सी पोजीशन देखी जाती है? हाईएस्ट। तो बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनमें कि OH था, उसके बाद कौन से थे? NH2। तो NH2 के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो अगर एक कायरल सेंटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे D वैसे L, मतलब लेफ्ट हैंड साइड L, राइट हैंड साइड D। लेकिन मान लीजिए अगर 2-3 कायरल सेंटर आ गए तो कई सारे कायरल सेंटर में हम लोग कैसे चेक करेंगे? लोएस्ट प्रायोरिटी देखेंगे। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला NH2 ग्रुप जिधर की तरफ होगा उसके रेफरेंस में हम लोग आंसर करेंगे। बताओ यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? हाँ भाई, एक ही बच्चे का यस आया अभी, बाकी का पता नहीं है। चलो फिलहाल करते हैं, ठीक है? तो देखो, ये चीज आपको, ये वाला हमारे पास रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन समझ में आपको आ जाना चाहिए। दूसरा एक और चीज है इसमें, ये जो मैं ऐसे इसको वर्टिकल लाइन बोल रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं, है ना? और इस पर जो ग्रुप को असाइन कर रहे हैं उसको हम लोग कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, फिशर प्रोजेक्शन। हमने न्यूमैन देखा था, सॉहॉर्स देखा था। न्यूमैन जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है? और जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पे किसी मॉलिक्यूल को असाइन किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फिशर प्रोजेक्शन। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे वो फिशर प्रोजेक्शन पर देख रहे थे। अब आपने देखा होगा कि जब जीआई में हमने देखा था तो 3 केस लिए थे। एक लिया था सिस ट्रांस का, एक केस लिया था ईजेड का, एक केस लिया था हमने सिन और एंटी का। 3 केस वहां पर डिस्कस किए थे। यहां पर हम लोग जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर रहे हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा रोक करके एक नई चीज आपको मैं बता देता हूं। इसमें क्या होता है, एक जैसे सिस और ट्रांस वगैरह वगैरह वो चीजें थी ना, इसी तरीके से एक प्रोजेक्शन और होता है जिसको बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन और होता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रो एंड थ्रियो। एक को बोलते हैं इरिथ्रो, एक को बोलते हैं थ्रियो। अब ये इरिथ्रो क्या होता है कि मान लीजिए हमने फिशर प्रोजेक्शन पर 2 सेम ग्रुप सेम साइड आ जाएं। ध्यान से सुनना, फिशर प्रोजेक्शन पर 2 सेम ग्रुप सेम साइड आ जाएं तो उसको बोलते हैं हम लोग इरिथ्रो। थ्रियो क्या होता है, अगर फिशर प्रोजेक्शन पर 2 सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ जाएं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रियो प्रोजेक्शन। इरिथ्रो मीन्स when 2 same group in same side, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? थ्रियो क्या होता है? when 2 same group present in डिफरेंट साइड। ध्यान से सुनना, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया नहीं आया? बताओ भाई। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, बताइएगा इसको आप क्या बोलने वाले हो?
चलो बताओ, ये थ्रियो है एरिथ्रो है? कौन बच्चा बताएगा? हाँ जी, दिस इज द थ्रियो और एरिथ्रो, बोलो। दिस इज द थ्रियो और एरिथ्रो, बोलिए। एरिथ्रो, बिल्कुल सही, एरिथ्रो होगा। अगर फिशर प्रोजेक्शन पर जब भी कभी दो सेम ग्रुप सेम साइड आते हैं तो इसको एरिथ्रो बोलेंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, बाकी बच्चे पता नहीं है भी या नहीं है? दो तीन ही बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो देखो, इसको हम लोग बोलेंगे एरिथ्रो, ठीक है। चलो बताओ, इसको आप क्या बोलने वाले हो? ये कौन सा होगा, बोलो, कौन सा होगा भाई? ये कौन सा होगा, थ्रियो एरिथ्रो, बोलो। हाँ जी, कहाँ गए सारे बच्चे? थ्रियो, बिल्कुल सही है। तो इसको बोलेंगे हम लोग थ्रियो। मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन नीट में आ चुका ऑलरेडी कि नीट में जेई का बेस्ट, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो वाला है ये। अब इसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि इरिथ्रो तो है, लेकिन कौन सा वाला इरिथ्रो है, डी इरिथ्रो है या एल इरिथ्रो है? तो बताना जरा, उसके साथ कंबाइन करके बताओ एक बार, डी या एल? डी बोलेंगे इसको, एल बोलेंगे? तो देखिए क्या है ना, ये हाईएस्ट पोजीशन पर है, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं अभी, डी इरिथ्रो। अब मान लो इसी को आपसे पूछे तो भी क्या है, ये थ्रियो तो है, लेकिन कौन सा वाला थ्रियो है, डी थ्रियो। समझ में आई वाली बात, नहीं आई? मतलब ओ OH अगर हाईएस्ट पोजीशन पर राइट हैंड साइड है तो उसको डी बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड है तो एल बोलते हैं। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन हमें अलग से समझना है, थ्रियो इरिथ्रो। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, बात नहीं है? बताओ। हाँ जी, आ गया ना? चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। अब बताओ, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? डीएल के साथ बताना है आपको, मतलब इरिथ्रो थ्रियो डी एल दोनों के साथ बताना है। बताओ भैया। हाँ जी, नहीं थ्रियो तो है, लेकिन कौन सा थ्रियो है ये बताना है आपको, डी वाला एल वाला? बताओ कौन सा थ्रियो है, डी एल, ये भी तो बताना है। हेलो, एल थ्रियो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो, ये थ्रियो है, वो तो बात सही है, लेकिन उसमें भी हमें ये समझना है कि ये डी वाला या एल वाला है। वो भी थ्रियो था लेकिन डी साइड था, मतलब राइट हैंड साइड था। यहां पर ये दो अपोजिट ग्रुप हैं, लेकिन ये जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एल थ्रियो। बताओ यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? अब चलते नेक्स्ट में, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे आज, है ना? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स पे हमारा असाइनमेंट यानी कि इसका नॉमेनक्लेचर दो तरीके से होता है, रेफरेंस लेकर के, जिसको बोल रहे थे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग सीखेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इसको बोलते हैं आरएस नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आरएस नॉमेनक्लेचर। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अभी, ठीक है ना?
एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये दो तरीके से होता है बेसिकली। तो एक तो बोलते हैं आरएस और दूसरा बोलते हैं कायरल्टी रूल। ठीक है, कायरल्टी रूल। तो ये वाला पोर्शन है नहीं हमारे में, ये वाला है आरएस नॉमेनक्लेचर वाला। तो देखो आरएस नॉमेनक्लेचर मींस इसका दूसरा नाम होता है सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल का तीसरा नाम होता है प्रायोरिटी रूल। इसके इतने सारे नाम होते हैं, आरएस नॉमेनक्लेचर, सीक्वेंस रूल, थर्ड वाला होता है इसका प्रायोरिटी रूल। अब क्वेश्चन है आरएस का मतलब क्या होता है। आरएस, आर का मतलब होता है रेक्टस, एस का मतलब होता है सिनिस्टर। रेक्टस का इजिप्ट वर्ड में मीन्स होता है आरएचएस, राइट हैंड साइड या क्लॉक वाइज, ध्यान रखना। इसका मीन्स होता है क्लॉक वाइज और इसका मीन्स होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आरएस नॉमेनक्लेचर रेक्टस सिनिस्टर। रेक्टस मीन्स क्लॉकवाइज, सिनिस्टर मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, 4-5 रूल्स हैं, उनको एक बार देख लो, फिर इस पे बात करते हैं हम लोग, है ना। रूल सीखोगे तभी, एक बार नोट कर लो, चलो फटाफट से। नोट करिएगा, हम लोग ये कर रहे हैं आरएस नॉमेनक्लेचर का दूसरा नाम सीक्वेंस रूल है, थर्ड वाला नाम प्रायोरिटी रूल होता है। डन, चलो देखो, अगर हम लोग आरएस नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसमें रूल नंबर 1 लिखिए। रूल नंबर 1, हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी प्रायोरिटी। हायर द एटॉमिक नंबर more will be priority। अब ये हायर दी एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो इस फिशर पे हम लोग देख रहे हैं, ये कोई चीज हमारे पास ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है। ब्रोमीन का है यहां पर 35, क्लोरीन का देखो, ब्रोमीन का कितना होता है 35, क्लोरीन का 17, ऑक्सीजन का 8 एंड हाइड्रोजन का 1। तो पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो फर्स्ट वाली प्रायोरिटी इसको गई और सेकंड वाली इसको गई और थर्ड वाली इसको गई। ठीक है, अब बताओ आप लोग इस मॉलिक्यूल को कैसे घुमाओगे। ये मॉलिक्यूल जो घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है, 1 से आपको, ये 4th आ गया ना, 1 से 2 पे जाना है, हमेशा ध्यान रखना 1 से 2 पे जाना है। तो इस मॉलिक्यूल को घुमा रहे हैं हम लोग। अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो हम बोलते आर। अभी ये मॉलिक्यूल्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, एस। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है यानी क्या हो जाएगा, सिनिस्टर। सिनिस्टर मींस जानते हो ना आप लोग, एंटी क्लॉकवाइज। अगर रेक्टस होता तो उसका मतलब क्या होता, क्लॉकवाइज। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको उतनी ही प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3, यहां पे भले ही 4 पड़े उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना 1 से 2 पे जाना है हमेशा। इसको बंद कर लीजिए, अगर कंफ्यूज कर रहा है तो इसको ऐसे देखना ना। देखो रूल नंबर अगला, ये 3-4 रूल हैं, इनसे आपको
समझ में आएगा। रूल नंबर सेकंड, आइसोटोपिक इफेक्ट। गो टू मास नंबर। अगर मान लीजिए कहीं पर किसी का आइसोटोप आ गया है, तो आइसोटोप का मतलब होता है उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। तो जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उस पे जाना है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि यहां पे हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको देंगे। 1 तो ये हो गया, 2 किसको देना है, इसको। अब 3 में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, एटॉमिक नंबर तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन इसका मास नंबर कितना है, 2। तो इसको कौन सी प्रायोरिटी देनी है हमें, 3, और इसको देनी है 4। बताओ यहां तक समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया? ये कायरल सेंटर है ना, तो 1 से आपको हमेशा 2 पे जाना है। मॉलिक्यूल को यूं घुमा रहे हो तो ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्या देंगे इसको, एस। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो आर देते। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर है उतना ही ज्यादा उसको प्रायोरिटी देनी है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि अगर कहीं पे आइसोटोपिक इफेक्ट लग जाता है तो फिर एटॉमिक नंबर ना देख करके हम लोग मास नंबर पे जाएंगे। ठीक है, इसको हमने थर्ड दे रखा है, ध्यान रखना। और 1 से 2 में जाना है। एक आध बच्चा यहां कंफ्यूज होगा 4 को देख के कि अभी 1 से 2 पे फिर 4 आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है? तो 1 से 2 होकर के ही जाना है, 4 को भले ही बंद कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड है। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी present at the horizontal, if fourth priority present at the horizontal, in that case configuration will be reverse। मतलब अगर कहीं पे आर आया है तो उसका एस हो जाएगा, और एस आया है तो उसका आर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो एक बार, अभी मैं समझाता हूं आपको। एक चीज नोट करो, इफ फोर्थ प्रायोरिटी प्रेजेंट एट दी हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दैट केस कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिवर्स। अब देखो यहां से नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट करो पहले। अगर हम पीछे के केसों को देखें तो आप लोग देखिए, मैंने फोर्थ प्रायोरिटी यहां ये वर्टिकल पे ले रखी है। हॉरिजॉन्टल इस लाइन को बोलते हैं, वर्टिकल इस लाइन को बोलते हैं। तो जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो कहां ले रखी है हमने, यहां पे। इसमें भी देखो फोर्थ प्रायोरिटी यहां ले रखी है। अगर मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे हम, क्लोरीन को। क्यों देंगे क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन का ये कायरल सेंटर है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, 1 इसको दिया, फिर इसका 8 होता है तो इसको देंगे, है ना, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। इसको हमने सेकंड प्रायोरिटी दी। थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको। फोर्थ प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको। अब 1 से 2 पे जाना है आपको। अब मॉलिक्यूल को घुमाइए, तो जब आप मॉलिक्यूल को घुमाओगे तो 1 से 2 पे ऐसे जा रहा है ना, 1 2 3 ऐसे करके। लेकिन फोर्थ पे देखो कहां पे आ गया, फोर्थ पोजीशन,
हॉरिजॉन्टल पे आ गया, तो मान लो ये क्लॉकवाइज जा रहा था लेकिन ये आर नहीं हुआ, अब होगा एस। बताओ आपको ये वाला रूल समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, क्या कह रहे हो? दोबारा से सुनिए, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारे पास हॉरिजॉन्टल पे आ जाए तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है निकल करके उसका रिवर्स कर देते हैं। मतलब आर का एस हो जाएगा, एस का आर हो जाएगा। एक्चुअली में देखें तो आप क्या आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो होना कैसे चाहिए था इसका आर, लेकिन आर ना हो करके इसका रिवर्स हो जाता है। क्या होगा इसका एस? बताओ सारे बच्चों को यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गया नहीं आया? यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? रूल नंबर 3 है ये। देखो रूल नंबर 1 क्या था, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा प्रायोरिटी। रूल नंबर 2 क्या था, अगर हमारे पास कोई आइसोटोप आ जाए तो हमें मास नंबर पे जाना है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आ जाए तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का रिवर्स हो जाता है, आर का एस, एस का आर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए आगे वाला, फोर्थ वाला रूल। इफ एटॉमिक नंबर सेम बी मूव टू नेक्स्ट कार्बन, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो हम फिर दूसरे कार्बन पर चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से, अगर आपको बोला जाए कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा या आरएस नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो देखिए पहला कार्बन डिसाइड नहीं कर रहा है, यहां से 1 ये है, 1 ये है, 1 ये, तो इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। ठीक है ना? इनके एटॉमिक नंबर पहले कार्बन के डिसाइड नहीं कर रहे, तो हम दूसरे पे जाएंगे। इसमें भी दूसरा है तो इसमें भी दूसरा है, ठीक है। फिर इसमें कार्बन तीसरे पे जाएंगे क्योंकि इसमें 3 कार्बन है जबकि इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो कैसा हो गया हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो हम अगर इस मॉलिक्यूल को घुमाएं तो ये कैसा घूम रहा है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी किस पे प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसलिए हम लोग एस ना बोल करके इसका रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स क्या होगा बताओ, आर। तो इसका जो राइट कॉन्फ़िगरेशन हो गया दैट विल बी द आर। बताओ यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई नहीं आई? यहां तक एकदम क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना है आपको। और थोड़ा सा बता दूं जेई के पर्पस से, तो देखो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स कैसे देखते हैं हम लोग, मान लो हमारे पास ऐसे करके लिखा हुआ है ये, तो हम इसको कैसे देखेंगे, डबलिंग ट्रिपलिंग रूल्स के हिसाब से ओपन करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है ना तो पहले तो सिंगल बॉन्ड लिख लो। तो एक बॉन्ड तोड़ोगे तो जो बॉन्ड तोड़ रहे हो ना उसके अपोजिट में लगाना है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी और बी के रेस्पेक्ट में ए, इस तरीके से बॉन्ड टूटना है। अब मान लो कहीं पर इस तरीके से आ जाए तो इसका आपसे पूछा जाए कि भाई किस तरीके से इसको ओपन करना होता है, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। ए बी एक बॉन्ड से तो ऐसे ही रहने दो, जब एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो ए से बी और बी से ए होगा, अगला वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो फिर बी और इससे ए होगा। यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? इसको बोलते हैं डबलिंग ट्रिपलिंग रूल।
यानी कि सिंगल में कन्वर्ट करना, कुछ नहीं करना है, बस जहां पे बी है वहां ए लगा देना है, ए है वहां पर बी लगा देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं पर ये आ गया, अब आपको इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसको पहले लिखें, ये आ गया और ये आ गया, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कैसे लिखें, तो डबलिंग ट्रिपलिंग रूल के हिसाब से इसको ओपन करेंगे। तो कैसे ओपन होगा ये, इस तरीके से, ये कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन है, और ये कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इस कार्बन से कार्बन आ जाएगा और इस कार्बन से कार्बन आ जाएगा, ये हुआ इसमें। अब ऐसे ही इसको अगर तोड़ें तो देखो कैसे जाएगा, सी यहां पे है, ट्रिपल बॉन्ड, एक मिनट, इसको ऐसे कर लेता हूं इधर की तरफ, इधर साइड में ले लेते हैं। तो इस पे H है तो मैंने H लगा लिया, एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो C और इसके ऊपर C, दूसरा बॉन्ड तोड़ूंगा तो C और इसके बाद C। तो मतलब लगाओ आप कि इस कार्बन पे देखो कितने C हैं, एक, जबकि इस कार्बन पे 2 C हैं। तो प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाए तो इसको पहले देना है एज कंपेयर टू दिस वन। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई नहीं आई बताओ? हाँ जी, सारे बच्चों को क्लियर है? 5 रूल समझ लीजिए। रूल एक बार मैं और आपको क्विक रिकैप करा देता हूं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। देखो इसमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर रहे हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसको क्या बोलते हैं, एक तो आरएस नोमेनक्लेचर, एक बोलते हैं कायरल्टी रूल। कायरल्टी रूल है नहीं सिलेबस में अपने में, तो प्रायोरिटी रूल बोल रहे हैं इसको। तो आर मीन्स रेक्टस मीन्स क्लॉकवाइज, एस सिनिस्टर एंटी क्लॉकवाइज। आर एस मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जहां पर हमारे पास आइसोटोप्स हैं, आइसोटोपिक वाले में मास नंबर देखना है। मान लो ये दोनों आइसोटोप हो गए, किसको प्रायोरिटी दें? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसका मास नंबर किसका ज्यादा है, तो उसको प्रायोरिटी देंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे 4th पोजीशन आ जाती है, 4th प्रायोरिटी रूल ग्रुप आ जाता है, तो जो आर है वो एस हो जाएगा, एस है वो आर हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। आगे वाला देखिए, इफ एटॉमिक नंबर सेम, अगर मान लो सेम एटॉमिक नंबर है तब हमें दूसरे ग्रुप पे जाना है, दूसरे एटम पे जाना है। जैसे मान लीजिए यहां पे कार्बन 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 सारे सेम थे, फिर हम मूव किए दूसरे कार्बन पे, फिर हम मूव किए तीसरे कार्बन पे, ये रूल नंबर था 4th। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, ये रूल नंबर कहता है हमारा 5th। तो यहां तक की बात क्या सारे बच्चों को क्लियर समझ में आ गई है, ताकि हम आगे चलें? बताओ क्या कह रहे हो? हाँ जी। अब देखो अभी हमने जो किया है वो फिशर पे किया है, अब मैं जो आपको कराने वाला हूं वो वेज डैश में कराने वाला हूं। जो अभी हमने किया है फिशर में किया है। फिशर कैसे होता था, एक वर्टिकल लाइन होती थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, इस पे लिखा आएगा, ठीक है। अब बैच डैश में कैसे देखना है आपको, देखो अभी मेरे पास कोई 4 पेन तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे समझ लो कि कोई एक ग्रुप टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आपकी तरफ आ रहा है, उसको हम लोग सॉलिड, ये बैज मींस, बैज या डैश किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। बैज मींस होती है सॉलिड लाइन और डैश मींस होती है डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइंस। सॉलिड मींस बैज, डैश मींस डॉटेड लाइन। अब मान लीजिए आपकी तरफ कोई एटम या ग्रुप आता हुआ टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो कोई ग्रुप आ रहा है उसको हम बैज बोलते हैं। तो टूवर्ड्स द
ऑब्जर्वर। अब मान लीजिए कोई एक इस तरीके से है, पेन तो यहां है नहीं, ऐसे समझ लो आप लोग कि ये कोई चीज टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है, ये पीछे की तरफ जा रही है, तो ये डॉटेड लाइन हो गई, डैश हो गई, ये टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। तो मींस जो हम बैज बोलते हैं, बैज मींस सॉलिड, सॉलिड मींस टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, डैश मींस डॉटेड लाइंस जिसको बोलते हैं अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। अब इसके केस में अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए ये हमारे पास सॉलिड लाइन है, ठीक है ना, इसको बैज बोलते हैं, और ये जो है वो डॉटेड लाइन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इसमें आर एस नोमेनक्लेचर कैसे निकालें वो देखना है आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे भी कि मान लो अगर फोर्थ प्रायोरिटी हमारी टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है तो हम क्या करेंगे, यहां पे आर का एस का आर हो जाएगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा। कब की बात चल रही है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हमारी टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर आ रही है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हमारी अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर आ रही है तो आर का आर ही रहेगा, एस का एस ही रहेगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लिखिए भाई साहब इस बात को जरा, बैच डैश फॉर्मूले में आर एस नोमेनक्लेचर करते समय मान लीजिए फोर्थ प्रायोरिटी अगर बैच चली जाती है, फोर्थ प्रायोरिटी में अगर बैच आ जाता है तो आर का एस का आर होता है। फोर्थ प्रायोरिटी में अगर डैश होता है तो डैश के लिए आर का आर ही होता है, एस का एस ही होता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है। एक बार नोट करिएगा। हम लोग कर रहे हैं बैच डैश कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, डन, लिख लिया आप लोगों ने? एक बार नोट कर लो इस चीज को। और इसका बताओ, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? आर एस नोमेनक्लेचर में बताओ, कौन बच्चा बता रहा है? बोलो भैया, बताओ इसका आर एस नोमेनक्लेचर क्या होगा? हाँ जी, कोई बच्चा बता रहा है? इसका आर एस क्या होने वाला है बताओ? देखो, जैसे मान लो एक मैं बता रहा हूं, फिर आपको बताना है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 135, सॉरी, तो इसको 1 पोजीशन देंगे। इसका एटॉमिक नंबर 35 है, इसका कितना है? 17, इसका 6 है कार्बन का, इसका 1 है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको देंगे ना प्रायोरिटी, तो 1 उसको दे दिया हमने। अब देखो 2 किसको देंगे? दिस 3 एंड 4। अब इस मॉलिक्यूल को घुमाओ, 1 2 3 4, 1 से 2 पे जाना है। अगर यहां पे 4 आ रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से होकर के जाएंगे हम लोग।
तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताओ। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब एस है। और दूसरी चीज क्या चेक करनी थी आपको, यहां पे देखो फोर्थ प्रायोरिटी किस पे आ रही है, अवे, मींस डैश पे आ रही है फोर्थ प्रायोरिटी, तो जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। अब मान लो इसकी मिरर इमेज बनाएं, तो इसकी मिरर इमेज में ये हमें कैसे दिखाई देगा, हाइड्रोजन यहां दिखाई देगा, क्लोरीन यहां दिखाई देगा, ब्रोमीन यहां दिखाई देगा, और ये CH3 यहां दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं एनेंशियोमर। एनेंशियोमर मिरर इमेज आएगी, लेकिन कैसी आएगी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। यहां से आइडिया नहीं लग पा रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। इसमें 1 प्रायोरिटी इसको देंगे, 2 इसको देंगे, और 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे। तो मॉलिक्यूल को घुमाइए, तो ऐसे क्लॉकवाइज घुमा, मतलब R हो गया। मतलब जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाते हैं, फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं कायरल सेंटर पर, तो उसको भी एनेंशियोमर ही बोलते हैं। यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? ये RS वाली चीज बैच डैश पे समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे मान लो सेकंड वाला लेते हैं, बताओ इसका RS नोमेनक्लेचर क्या होगा, कौन बच्चा बता रहा है? इसका RS नोमेनक्लेचर क्या होगा, कोई बच्चा बता रहा है? हाँ जी, बताओ कौन बच्चा बता रहा है इसका RS नोमेनक्लेचर कौन सा होगा? हाँ जी, अभी तक आंसर आया? एस, वेरी गुड। तो एस देख लेते हैं, एस आ रहा है नहीं आ रहा है। सबसे पहली प्रायोरिटी पे 1 ये गया, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 35 था। इसका 8 था तो 2 ये गया, 3 ये गया, और 4 ये गया। आपको क्या करना है, 1 से 2 पे जाना है। फोर्थ अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो बंद कर लेना आप लोग। तो देखो 1 से 2 पे जाओगे तो यूं जा रहा है, 1 2 4 को बंद कर लो, कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। 1 से 2 पे होते हुए जाना है आपको। तो यहां पे क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी अबे जा रही है, तो इसका मतलब चेंज नहीं होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब एस है। बताओ यहां तक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आप लोगों को, नहीं हुआ? हाँ जी, बाकी बच्चे तो चाय पीने चले गए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बताओ इसका RS नोमेनक्लेचर क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का RS नोमेनक्लेचर बताओ। कोई बच्चा बता रहा है RS नोमेनक्लेचर क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका RS नोमेनक्लेचर
तो देखो आर बता रहे हो आप लोग, चेक कर लेते हैं। 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो 1 से 2 पे जाना है, ध्यान रखना। कोई बच्चा ऐसे ना सोचिएगा इधर की तरफ से चलना शुरू कर दे। 1 से 2 पे होकर के जाना है आपको। तो ये आर आ रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। 1 से 2 पे होकर के हम लोग जा रहे थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। किस चीज का ध्यान नहीं दिया? इसका। ये जो 4th प्रायोरिटी है वो टूवर्ड्स है। अगर मान लीजिए 4th प्रायोरिटी टूवर्ड्स होती है तो उसके केस में कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है। मतलब होना क्या चाहिए था आर, लेकिन हो क्या जाता है एस। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, राइट कॉन्फ़िगरेशन है, वो कैसा होगा? एस। आर गलत है, समझ रहे हो ना? आर क्यों गलत है? आपने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं अभी। देखो यहां पे क्या है, आपने लिखा नहीं है। अगर बैच डैश में 4th प्रायोरिटी बैच पे जाता है, यानी सॉलिड में आता है, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगा। आर का एस हो जाएगा, एस का आर हो जाएगा। तो देखो यहां तक आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से 4th प्रायोरिटी थी ना, तो चेंज करना था कॉन्फ़िगरेशन को, है ना? अब देखो, अगर मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, इस वाले मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम बताओ, तो बताओ कौन बच्चा बताएगा इस वाले मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम? तो देखो ये यहां पे क्या है, कायरल सेंटर है। एक कार्बन है जिसके 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, ये CH3 है, ये C2H5 है। तो आप देखो इसको मॉलिक्यूल को हमें घुमाना है, तो 1 तो ये हो गया, है ना? ये यहां CH3 लगा हुआ है, तो 2 ये वाला हो गया, 3 ये वाला हो गया और 4 ये वाला हो गया। सारे बच्चों को समझ में आया? ये 1, ये 2, मतलब 1 तो ये हो गया क्लोरीन 1 और ये 2। अच्छा, इसमें समझ में नहीं आ रहा है आपको, मैं थोड़ा ऐसे बता देता हूं। ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान रखना। अब आप लोग देखो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं या नहीं है? तो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है तो RS हो जाएगा। तो क्या होगा, आपको 1 से 2 पे जाना है। अब 2 तो इधर है, कैसे जाएं? तो 3 होकर के नहीं जाना है, ध्यान रखना। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें इधर 3 है उधर 4 है, तो 4 से होकर के जाओगे। दोबारा से सुनना, इधर 3 है इधर 4 है, तो आप 4 से होकर के जाओगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल को घुमाइए। तो जब आप ऐसे मॉलिक्यूल को घुमा रहे हो तो कैसे जा रहा है ये? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और यहां पे 4th प्रायोरिटी क्या है? अब ये है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स नहीं होगा, तो क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो देखो इसका जो RS नोमेनक्लेचर आएगा, आप अगर इसकी नंबरिंग करना शुरू करेंगे आईयूपीएसी नेम, तो 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे ना। तो 2 पे तो क्या लिखोगे आप लोग? 2R, 2R, ठीक है। 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2R, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसका RS नोमेनक्लेचर करते हुए नेमिंग लिखनी है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया नहीं आया बोलो? अब देखो, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो यहां देखो, यहां 2 कायरल सेंटर हैं, यानी कि एक ये C हो गया, इस C से ये CH3 है, बाकी एक अलग ग्रुप है। ऐसे ही यहां पर ये C है और इस C से ये है और ये पूरा अलग ग्रुप है। तो हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो देखो इसके लिए अगर हम देखें तो 1 इसको देंगे प्रायोरिटी,
1 इसको दिया हमने, 2 पे देखो इस कार्बन से ये कार्बन है जबकि इस कार्बन से ये कार्बन है, और इस कार्बन से फिर आगे कुछ नहीं है जबकि इस कार्बन से आगे भी Br जुड़ा हुआ है। तो सेकंड वाला किसको देंगे हम, इसको देंगे, थर्ड वाला इसको देंगे और फोर्थ इसको देंगे। ध्यान से देखो जरा 1। अब 2 कैसे डिसाइड करें, इस कार्बन के पास CH3 है जबकि इस कार्बन के पास CH2 से आगे लगा हुआ CH3 है, उस C से Br जुड़ा हुआ है। तो अब इस मॉलिक्यूल को घुमाएंगे तो 1 से 2 पे जाना है आपको, 4 रास्ते से होकर के जाइएगा। तो ये कैसा जा रहा है, R। तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया, इस वाली पोजीशन पर, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं, अब ये होगा कायरल सेंटर, ठीक है, क्योंकि वो उसमें फिर आइडेंटिकल था, अब सही हो गया। अब हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये हो गया हमारे पास R। तो ये कैसे है मॉलिक्यूल, थोड़ा सा और बताता हूं, समझाता हूं आप लोगों को। ये ऐसे लिखा हुआ है CH3, और यहां पर क्लोरीन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये यहां CH2 है, ये C है, ऐसे कर लो, यहां पे H है और ये Br है, और यहां पे फिर CH2 है और यहां CH3 है। अब देखो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, 1 2 3 एंड 4। तो अब IUPAC करनी हो तो लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे, कौन बच्चा बताएगा? मैं तो सही हूं, आप बताओ। अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है ना। तो देखो अगर हम लोग बात करें यहां पर, सबसे पहले क्लोरीन को दिया हमने, तो IUPAC करनी होगी, तो 1 2 3 आ रहा है ना इधर से, और इधर से 1 2 पे आ रहा है पोजीशन, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमने किया। तो जब किया तो इसका पहले तो ये देखो यहां पर हम लोग कर रहे थे, तो 1 इसको दिया प्रायोरिटी, दूसरा वाला इसको दें या इसको दें, तो इससे आगे भी ग्रुप है तो इसको हमने दूसरी प्रायोरिटी दी, तीसरा इसको, फोर्थ इसको, तो मॉलिक्यूल मतलब R हुआ, तो 2R। जबकि इसके केस में क्या होगा, 1 इसको देंगे। अब देखो ये कार्बन और ये भी कार्बन, अब इस कार्बन से क्लोरीन है जबकि इससे, तो दूसरी पोजीशन इसको देंगे, तीसरी इसको और फोर्थ इसको। यहां समझिए थोड़ा सा, फर्स्ट इसको देंगे, दूसरी इसको दे रहे हैं, तीसरी इसको दे रहे हैं, फोर्थ इसको दे रहे हैं, तो 1 से 2 पे जा रहा है मॉलिक्यूल इस तरीके से। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी किस पे आ रही है, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, तो इसका हो जाएगा R। एंटी क्लॉकवाइज था ना, तो देखो क्या हुआ, 2R, इसको कैसे बोलेंगे, 2R 3R। फिर 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली चलते ना हम लोग, 2 क्लोरो हेक्सेन। बताओ यहां तक आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है? कल कराएं, फिर कल करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और रह गया है, बस 10 मिनट का करीबन, लेकिन अभी और नेक्स्ट क्लास है तो फिर कल करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया? कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? कल करते हैं, ठीक है। चलो अभी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, फिर कल इसको पूरा डिटेल में, वैसे तो हो ही गया है, 10 मिनट लगेंगे ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।